everyone to another chapter of His Kid Diaries. I am your host Abira Asif. Today we have a leading dermatologist of Faisalabad who has been graduated of PMC Punjab Medical College and recently working as a senior registrar in BHU and also working as a consultant dermatologist at National Hospital Faisalabad. Today we are going to discuss about a topic which is eczema, which is a common skin condition. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। सर, एजिमा एक ऐसा कॉमन कंडीशन है जिसे शायद डर्मेटाइटिस भी कहते हैं जी। और उसकी टाइप्स एटॉपिक डर्मेटाइटिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी होती है। सो आपकी एक्सपीरियंस में एजिमा क्या है और आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं बेसिकली वो किस कंडीशंस में आते हैं आपके पास ज़्यादातर? ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ये बताऊँ आपको कि एक्जिमा इज़ अ वेरी कॉमन स्किन इशू। राइट। अगर आप यूँ समझें कि 100 पेशेंट्स डेली ओपीडी में आ रहे हैं तो उसमें से 15 to 20 पेशेंट्स एक्जिमा के होंगे। राइटली सर। और ये एक डिज़ीज़ नहीं है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है। राइट। जिसमें बहुत सारी टाइप्स हैं, जिस तरह आपने बताया एटॉपिक है, सेबोरिक है, फिर कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट भी हज़ारों तरह की चीज़ों से कॉन्टैक्ट है। राइट। तो एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम किस्म का डायग्नोसिस है एक्जिमा, जो कि हर डर्माटोलॉजिस्ट को डेली बेसिस पे, बेशक गवर्नमेंट ओपीडी हो, बेशक प्राइवेट ओपीडी हो, उसको ये प्रॉब्लम फेस करना ही करना है। एक्जिमा को हम डिफ़ाइन करते हैं एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है टू डिफरेंट एलर्जेंस। ओके। सपोज एक सोप है जिससे 5 पेशेंट्स को कोई इशू नहीं हो रहा, लेकिन एक पेशेंट को उसके साथ रेडनेस हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो वो सोप उसके लिए एलर्जन है। राइट। जिसकी वजह से उसको हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है। ये बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको डिफाइन किया है एक्जिमा। अच्छा, तो ये रीज़न क्या है कि उसको एक पर्टिकुलर पेशेंट को एलर्जी हो रही है? हाँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है एक्जिमा की टाइप के ऊपर। राइट। जिस तरह अगर पेशेंट एटॉपिक एक्जिमा है तो उसकी नेचुरली तौर पर इनहेरिटेड स्किन ही एलर्जी वाली है। सही। यानी उसको हर चीज़ से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने का चांस बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है। मतलब जेनेटिकली ही है उसको? जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, फिर उसका हाउस होल्ड इन्वायरमेंट जो है वो भी है, फिर उनके घर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कौन से ब्रांड्स, कुछ लोग बहुत क्यूरियस होते हैं अच्छे अच्छे ब्रांड्स लेने के, परफ्यूम वाले और ये वो, ये सब चीज़ें जो सी हैं ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का एक्जिमा हो रहा है। राइट। ओके, आई हैव बीन हर्ड और माइट बी इट इज़ ट्रू और नॉट कि एक्जिमा जो है वो ज़्यादातर जो उसकी जो अगर आप देखें तो वो ज़्यादा अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को और इन्फेंट्स को। सो इस एज ग्रुप को क्यों ज़्यादा अफेक्ट करता है? हाँ, इसमें एक फैक्टर ये हो सकता है, जिस तरह आपने एटॉपिक एक्जिमा हम बार बार उसका कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन इशू है। राइट। हाँ, वेस्टर्न एरियाज़ में जहाँ पे मौसम ऑलरेडी ड्राई है, विंडी वेदर है, वहाँ पे तो एटॉपिक एक्जिमा यूँ समझें आप कि 50 to 60% जनरल पॉपुलेशन को हो रहा है। राइट। और एटॉपिक एक्जिमा डिजीज़ है चिल्ड्रन की, तो हमारे यहाँ भी है, उतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर आप एक्जिमास को क्लासीफाई करें तो उसमें एटॉपिक एक्जिमा का पार्ट 25, 30 to 40% हमारी पॉपुलेशन में भी आएगा। तो एटॉपिक एक्जिमा जो कि चिल्ड्रन में होता है, और आप यूँ समझ लें इट इज़ मदर ऑफ एक्जिमास, जिसमें हर चीज़ ही आपको प्रॉब्लम कर रही होती है। तो इसलिए बच्चे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो एटॉपिक डर्मेटाइटिस के ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं, उनको फिर बाकी चीज़ें भी सारी प्रॉब्लम्स कर रही होती हैं। और मदर्स जो चीज़ें यूज़ करती हैं उनको शौक़ होता है डिफरेंट लोशन, सोप्स, वेट वाइप्स, और सर्दियों में वूल स्टफ़ वगैरह यूज़ करने का, और बच्चा तो आपको नहीं बता सकेगा। और अगर बच्चे की स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है, उसके ऊपर आप डिफरेंट टॉयलेटरीज माँ जानते हुए तो खैर नहीं लगाएगी, लेकिन अगर ना जानते हुए वो ये डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रही है एटॉपिक्स वाले बच्चे के ऊपर, तो ऑफ कोर्स उसको फ्लेयर ज़्यादा आएगा, उसको रिएक्शन भी ज़्यादा आएगा, उसको प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होंगी जो कि ऑलरेडी वो सेंसिटिव है। तो शायद ये फैक्टर है जिसकी वजह से बच्चों में एक्जिमास बहुत कॉमन है। अच्छा, और कोई ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इस एक्जिमा को ट्रिगर करें? एक्जिमा को ट्रिगर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती, इवन योर स्ट्रेस कैन ट्रिगर एक्जिमा। ओके। इवन फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल कैन ट्रिगर एक्जिमा। राइट।
बहुत सारी ड्रग्स हैं जो अगर आपको ड्राइनेस कर रही हैं दे कैन ट्रिगर एक्जिमा। सपोज जो पेशेंट डायूरेटिक्स ले रहे होते हैं उनको एक्जिमा होता है। ओके। और वेदर में मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग यस विंटर में ड्राइनेस होगी और एक्जिमा का मेन कंपोनेंट ही ड्राइनेस है, तो वेदर कैन इफेक्ट। फिर आपका इन्वायरमेंट, अगर आपके घर के इर्द गिर्द जो है पोअर हाइजीन कैन ट्रिगर, और एट मींस कोई भी ऐसी चीज जो कि एलर्जी का नहीं, मैं इस मिथ को एड्रेस करना चाहूँगा। ओके। पुअर हाइजीन का एक्जिमा की काज से या उसके एग्रेवेशन से कोई रिलेशन नहीं बनता। ओके। बल्कि इसके उलट है। ओके। आप हाइजीन को जब ठीक उसको करने के लिए डिफरेंट सोप्स, डिफरेंट बॉडी वॉशेस वो आप यूज़ करते हैं, तो वो सब के अंदर केमिकल्स हैं, राइट, सब के अंदर परफ्यूम्स हैं। तो आप जब उसको ओवर ट्रीट करते हैं, आप जहन में ये होता है कि शायद हाइजीन से एक्जिमा हो रहे हैं, उसको ओवर ट्रीट करते हैं तो एक्जिमा वर्स होता है। यस। तो ये पुअर हाइजीन का इवन दो जो फीमेल्स होती हैं हु दे यूज डिश वॉशिंग सोप्स, वो सोडियम लॉरल सल्फेट या कोई डिटर्जेंट सोडियम लॉरल सल्फेट, दे आर मोर एलर्जिक टू दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो वो बेसिकली कभी वॉशिंग करती हैं तो स्किन पूरी हाथ की आपकी जो तड़ने लगती है, डैमेज होती है। इट्स अ काइंड ऑफ एक्जिमा, राइट? यस, इट्स अ काइंड ऑफ एक्जिमा। ये तो हम पेशेंट्स को स्पेसिफिकली बताते हैं कि आपने एंटीसेप्टिक्स एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए यूज़ नहीं करने। ओके। जिस तरह डिटोल है, घर में होता है, स्पिरिट है, पायोडीन है, बल्कि हमारे गांव में लोग नीम का पानी वो यूज़ करते हैं। जहन में ये होता है कि शायद ये चीज़ें इसको ठीक करेंगी। एक्जिमा इज़ ए इन्फेक्शन, आप एंटीसेप्टिक्स लगाएं, एक्जिमा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम वर्स हो जाती है। राइट। तो ये तो हमें पेशेंट्स को स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि ओवर वॉशिंग, ओवर ट्रीटमेंट ऑफ हाइजीन, ये चीज़ें एक्जिमा की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। Okay, what is the nutritionist part? क्योंकि I have heard that high sugar content also trigger basically, जैसे आपने डायबिटीज़ वाली बात बताई, सिमिलरली विटामिन डेफिशिएंसीज भी जो होती हैं कुछ, वो आपको एक्जिमा ट्रिगर करती हैं। तो इसका क्या, विटामिन डी स्पेसिफिकली बोला जाता है, तो क्या इसका क्या आपका इससे लिंक्ड है कि एक्जिमा कॉज होता होगा इन रीजंस की वजह से? अच्छा, पहले मैं डाइट के बारे में आपको बताता हूँ। कोई स्पेसिफिक डाइट ऐसी नहीं है जो एक्जिमा की कॉज बने, ऐसी कोई डाइट नहीं है। Okay. वेस्टर्न पॉपुलेशन में पीनट एलर्जीज और इस तरह की थोड़ी बहुत चीज़ें चॉकलेट वगैरह के साथ होती हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन में ये चीज़ें कॉमन नहीं हैं। Right. तो नो स्पेसिफिक डाइट कैन कॉज एक्जिमा। Okay. इसी तरह से नो स्पेसिफिक डाइट कैन क्योर एक्जिमा। Right. डाइट का कोई स्पेसिफिक रिलेशन एक्जिमा में नहीं है। Okay. दूसरा मैं एड्रेस करूँगा, आपने बोला न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, विटामिन डेफिशिएंसीज। विटामिन डेफिशिएंसी से भी कोई स्पेसिफिक किस्म का एक्जिमा नहीं होता। स्पेशली विटामिन डी का तो एक्जिमा के होने में कोई रोल ही नहीं है। राइट। विटामिन डी तो सन प्रोटेक्शन में काम करेगा, बनता भी सन के साथ है, बोन्स के लिए चाहिए होता है। कुछ विटामिन होती हैं जिस तरह विटामिन B5, नियासिन वगैरह है, बायोटीन है, विटामिन ए है, ये एक्जिमास करते हैं, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी से आपको सन की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो एक्जिमा की एक टाइप होती है फोटो कॉन्टैक्ट एक्जिमा, जो आपको सनलाइट से एक्जिमा होता है। मैं टैनिंग या बर्निंग की बात नहीं कर रहा, एक्जिमा की बात कर रहा हूँ, जो आपको सनलाइट अल्ट्रावायलेट रे से। लेकिन वो बहुत थोड़ा सा कंपोनेंट है एक्जिमा में, वो हर पब्लिक के लिए कोई इतना अवेयरनेस इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट पिक कर सकता है। जनरल पॉपुलेशन को विटामिन डेफिशिएंसी से एक्जिमा, इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि मेन कॉज एक्जिमा की क्या हो सकती है? मतलब इन सारी चीज़ों को हमने जो डिस्कस की हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो आपको कंट्रीब्यूटिंग लगती है आपके पास पेशेंट्स जो आते हैं, वो क्या है? जी, जिस तरह दुनिया फास्ट से फास्ट होती जा रही है, डिफरेंट तरह की टॉयलेटरीज आपके पास अवेलेबल है। पहले आज से 25 साल पहले एक ही शैम्पू होता था, अब आप देखें तो हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट शैम्पूज विद डिफरेंट फ्रेगनेंसेस, सल्फेट फ्री, सल्फेट वाले, डैंड्रफ वाले, कंडीशनर वाले अवेलेबल हैं। सोप्स मार्केट्स भरी पड़ी हैं, चॉइस ऑफ ऑप्शंस बहुत बड़ी है। फ्रेगरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, यानी यूज़ ऑफ केमिकल्स इन टॉयलेटरीज हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। आपको अब उतना एक्सपोजर पहले केमिकल्स के साथ नहीं होता था जितना अब आपको मॉडर्न एरा में ये सब चीज़ों के साथ एक्सपोजर हो। यस, तो मेरे ख्याल में
एक्जिमा का जो कंपोनेंट है ना, कॉन्टेक्ट एक्जिमा, किसी चीज के लगने से एक्जिमा हुआ, ये आजकल बहुत हो रहा है। ओके। जिस तरह हेयर डाई है, यस, पहले इतना यूज नहीं होता था, हमारे पेरेंट्स नहीं लगाते थे। यस। तो हेयर डाई यूज के साथ कितना एक्जिमास हो रहे हैं, एंटीसेप्टिक लोशंस हैं, परफ्यूम्स हैं, बॉडी स्प्रेज हैं, बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल में ये जो कंपोनेंट है ना, केमिकल्स के साथ जो कांटेक्ट हो रहा है आपको, इसके साथ जो एक्जिमा हो रहा है, ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आजकल कॉमन है। अच्छा, इन सब को जो भी आपके पास पेशेंट्स यूजुअली आपके एक्जिमा के जो आते हैं, आप उनको बेसिकली ट्रीटमेंट मेडिकेशंस क्या प्रेफर करते हैं, और क्या उनको मेथड्स ऑफ क्योर या मेथड्स ऑफ जो अवॉइड टू दिस एक्सपोजर्स टू दीज थिंग्स, वो क्या आप उनको गाइड करते हैं बेसिकली? ठीक, जो एक्जिमा की ट्रीटमेंट है ना, ये एक जनरल ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, क्योंकि एक्जिमा हर पेशेंट को डिफरेंट चीज़ से डिफरेंट पैटर्न का एक्जिमा हो रहा है। बिल्कुल। और आपने उसी के रिलेटेड उसको एडवाइस करनी है। सपोज आप किचन ले लें, फीमेल्स के लिए, फीमेल्स को किचन में इतनी सारी चीज़ें हैं, गार्लिक के साथ एक्जिमा हो रहा है, उनको डिश वॉशिंग सोप्स के साथ हो रहा है, जो ख़वातीन ग्लव्स पहन रही हैं पॉलिश के, रबड़ के, उनको रबड़ के ग्लव्स लेटेक्स के साथ एक्जिमास हो रहे हैं। फिर ये डो आटा गूंदने के साथ, कुछ लोगों को मीट के साथ होता है, कुछ ख़वातीन को फ्रेश वेजिटेबल्स जब काटती हैं। अब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है और इंडिविजुअल एडवाइस है। ये आप पेशेंट से कंसल्ट करें, उनकी हिस्ट्री लें, वो आपको बताएंगे मेरा क्या प्रोफेशन है, और उसके रिगार्डिंग आप उनको एडवाइस करें। आप अगर इसको डिवाइड करना चाहें तो यूँ कर लें, अवॉइड द एलर्जन, नंबर 1। जिस चीज़ से आपको कांटेक्ट हो रहा है, आप उस चीज़ को अवॉइड करें। ठीक है। ये जब तक आप पेशेंट को गाइड नहीं करेंगे, उसको नहीं पता चलेगा। बिल्कुल सही बात है। ट्रीटमेंट लिखना, ये तो हर डॉक्टर लिख देगा, स्टीरॉयड की ऑइंटमेंट, एंटी एलर्जिक टैबलेट लिख देगा, लेकिन जो अच्छा डर्माटोलॉजिस्ट है वो रूट काज को लाजमी एड्रेस करेगा और उसी से ही पेशेंट को फ़ायदा होगा। तो अवॉइड द एलर्जन, फिर ट्रीट द एक्जिमा, फिर आपने फॉलो अप कैसे करना है, या आपने उस एलर्जन को फ्यूचर में कैसे अवॉइड करना है। वो हर एलर्जन के स्पेसिफिक हमारे पास पम्फलेट्स होते हैं जिसपे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है वो किन किन चीज़ों में होता है। बिल्कुल। आप पेशेंट को वो पम्फलेट हैंड ओवर कर सकते हैं ताकि फ्यूचर लाइफ में उसको मसला ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता एक्जिमा से कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको ट्रीट करना है। इस तरह 3-4 स्टेप्स में आप इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट करके पेशेंट को क्योर कर सकते हैं। ओके। सो स्पेसिफिकली अगर हम देखें जाएँ तो एलर्जन को हमें अवॉइड करना है, जो रीज़न है, जो रूट कॉज है बेसिकली उस चीज़ के। मैं इसको इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ कि इस फैक्टर को काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल। बिजी शेड्यूल होता है, बिजी ओपीडीज होती हैं, जस्ट राइट डाउन द ट्रीटमेंट, लेकिन रूट कॉज को एड्रेस नहीं करते, पेशेंट की बार बार प्रॉब्लम उसकी वर्स हो जाती है। अच्छा, एक्जिमा क्या रिलैप्स होता है एक्जिमा का? यस, जैसा हम एटोपिक एक्जिमा की बार बात कर रहे हैं, बड़ा कॉमन एक्जिमा है। तो एटोपिक एक्जिमा में आपकी नेचुरली तौर पे स्किन ड्राई है, हाइपर सेंसिटिव है, इट इज़ एलर्जिक टू डिफरेंट केमिकल्स, और एटोपिक एक्जिमा की क्योर नहीं है। आप यूँ समझें कि अब मैं कोई ट्रीटमेंट दूँ और आपका एटोपिक एक्जिमा, वो जो आपकी नेचुरल ड्राई स्किन है और एलर्जिक स्किन है, वो ठीक हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं 15-16 साल तक, उस वक्त काफ़ी बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो उस एज तक पहुँचते 13-14 साल लाइफ के, उनको फ्रीक्वेंट रिलैप्सेस होने ही होने हैं। इस केस में माओं को ख़ास तौर पे, फैमिली मेम्बर्स को एडवाइस करना बहुत ज़रूरी होता है। वो जब माएँ 4-5 दफ़ा आपके पास लेके पेशेंट आती हैं अपने बच्चे को, तो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं कि ठीक नहीं हो रहा, तो आपको उनको गाइड करना पड़ता है कि इसकी उस तरह से क्योर नहीं है। लेकिन अगर आप एलर्जेंस को अवॉइड करें, स्किन को मॉइस्चराइज रखें और डॉक्टर की एडवाइस पे अमल करें, और जो फ्रीक्वेंट हाउस होल्ड चीज़ें हैं उनको छोड़ें, ब्लेंड ट्रीटमेंट्स करें। जस्ट आलमंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, वेसलीन्स हो गई, सोप्स भी बिल्कुल लाइट वाले, जिस तरह डव सोप्स हो गया, इस तरह की चीज़ें, तो फिर पेशेंट क्योर हो जाते हैं। ओके, सो इट वाज अ वेरी गुड सेशन विद यू डॉक्टर रज़ा। बेसिकली हमारे पास कॉमन कंडीशंस ऐसी हैं स्किन की जो कि लोग कैटर भी नहीं करना चाहते। कभी कभार वो समझते हैं कि एक सिर्फ ड्राइनेस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर कंडीशन, दो इट इज़ अ स्किन कंडीशन जो कि ट्रिगर हो रही होती है आपकी बॉडी में, और आपकी इम्यून सिस्टम का भी अगेंस्ट होता है आपके, और कभी कभार कोई ऐसे कॉन्टैक्ट एलर्जेंस हैं जो कि आपको इस कंडीशन को अवेट कर रहे होते हैं आपकी बॉडी में।
तो एक कॉमन पब्लिक जो है उनके पास तक हमारा ये रोल था कि हम उनको मैसेज पहुंचाएं कि मेडिकेशन इज़ ऑलवेज़ नॉट अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज़ और क्योर इज़ ऑलवेज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन योर सराउंडिंग, यू हैव टू लुक आफ्टर इट। और हमेशा अपने किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट जिसको आप कंसल्ट कर रहे हैं उससे हमेशा एक कंसल्टेंसी सीख करें, क्योंकि यूजली डॉक्टर्स जो ओपीडी में बैठे होते हैं, हाँ ट्रूली आपने जैसे कहा कि उनके पास टाइम नहीं होता, दे माइट फॉरगॉट इट, क्योंकि 100 to 150 पेशेंट्स आप लोग डेली देखते हैं, तो आपको ऑब्वियसली, और उसमें से अगर आप कह रहे हैं 20 to 25% पेशेंट्स जो हैं वो एजिमा के हैं, तो इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट डिजीज़ के भी इतनी परसेंटेज होती है। तो हमारे पास जो ग्रोइंग एक स्किन कंडीशंस जिसमें हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस हैं और इसी तरह एजीमा है, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि लोग जो है कॉमनली उनको पता नहीं होता कि वो स्किन कंडीशन जो है वो वर्स कंडीशंस में भी आ सकती हैं। सो ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, बट ऑलवेज सीक अ कंसल्टेंसी फ्रॉम देम so that they could guide you more well. Thank you very much, Dr. Raza. Thank you very much for watching Skin Diaries. Skin Diaries is all about your skin.